हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन सारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज 45 नंबर की क्लास हो गई है हमारी, हो रही है मतलब अब स्टार्ट ही है क्लास। और इससे पहले 44 क्लासेस करवा दी है हमने जीके की। तो जिस किसी भाई ने भी नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे पीछे वाली क्लास का वहाँ से जाके देख लेंगे। हर क्लास में पीछे वाली क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। यूपी बेसिक पहले हमने करवाई दिया है और अब ये जो है कॉम्बो क्लास चल रही है। आगे आने वाले भविष्य के टाइम में हम आपको यूपी जी के दोबारा से करवाएंगे और ऑल कंप्लीट करवाएंगे। ओके दोस्तों, बस फॉर्म आने का इंतज़ार है। फॉर्म आते ही हम आपकी यूपी जी के स्टार्ट करवा देंगे दोबारा से, और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, उसके तापमान पर या तारे के तापमान पर। ओके, अगला कह रहा है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताएं भाई, कौन सा है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजी मामा। फ्यूजी मामा संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला कह रहा है, टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो क्या है? ये कह रहा, ओके, क्या है? चक्रवाती तूफान है। चक्रवाती तूफान, टॉर्नेडो। उससे अगला देख लेंगे, बिलीबिली क्या है? बिली क्या है? बताएं आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी हवाएं। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी हवा। ओके, चलिए उससे अगला कह रहा है, शीतलहर कहाँ चलती है? शीतलहर कहाँ चलती है? शीतलहर कहाँ चलती है? शीतलहर कहाँ चलती है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। ओके, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ओके, इससे अगला कह रहा है, जेट इंजन किस पर कार्य करते हैं? जेट इंजन किस पर कार्य करते हैं? जेट इंजन किस पर कार्य करते हैं? संवेग के संरक्षण नियम पे। संवेग के संरक्षण नियम पर। ओके, चलिए उससे अगला कह रहा है,
कह रहा है श्रीमद् भगवत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्रीमद् भगवत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्रीमद् भागवत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ओके, चलिए उससे अगला कह रहा है रामायण एक अन्वेषण पुस्तक के लेखक कौन थे? रामायण एक अन्वेषण पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं भाई, रामायण एक अन्वेषण पुस्तक के लेखक कौन थे? वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली। ओके, वीरप्पा मोइली। उससे अगला कह रहा है सिस्मोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिस्मोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ओके, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। ये हो गए दोस्तों। अब ऊपर से दोबारा से लिखवाते हैं। दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक A to Z दिख रहा है ना? देख लेता हूँ दोबारा से, आपको दिख रहा है क्या? हाँ भाई, साफ दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाएं फिर इसको। चलिए मिटा देते हैं भाई, मुझे ही देखना पड़ता है। मैं ही कैमरामैन हूँ और मैं ही क्या हूँ? एडिटर हूँ, मैं ही टीचर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, यूँ मान लो। अरे यार, बहुत टाइट ही मिट रहा है तो आज काला काला सा बोर्ड कर रहा है भाई। मार्कर तो अच्छा चल रहा है लेकिन मिट अच्छा नहीं रहा भाई। आज ये दूसरी साइड से मिटा के देखते हैं, इधर वाली साइड से। चलिए। ओ भाई, ये तो मिटाने में हालत ख़राब कर देगा। अरे भाई, अब तो ठंड भी चली गई, अब कैसे मिट रहा है? सारा बोर्ड काला काला कर रहा है भाई। इसका तो दूसरा उपाय देखना पड़ेगा। ये देखो, पूरी जान लगानी पड़ रही है। तो बोर्ड भी कर दिया इसने बिल्कुल काला। इधर से भी काला कर दिया सारा। ये देखो, बहुत जान खींचनी पड़ रही है इसमें तो। चलिए एक बार काले मार्कर से और करवाएंगे, फिर क्या है ब्लू से और रेड से करवाएंगे भाई। थका दिया इसने। चलो अगला कह रहा है रिएक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है? भूकंप की तरंगे। भूकंप की तरंगे। ओके। अगला कह रहा है राष्ट्र ध्वज में तीली कितनी होती हैं? राष्ट्र ध्वज में
तीली कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। अगला कह रहा है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? जयदेव। जयदेव गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे। अगला कह रहा है दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है भाई? कानपुर में। कानपुर। ओके। अगला कह रहा भाई आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है? कुफरी शिमला में। ओके। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कुफरी शिमला। अगला कह रहा है किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए? किस लड़ाई ने? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए? दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। किस लड़ाई ने खोल दिए थे भाई? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। इसका युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान के साथ, और पहला युद्ध जो हुआ था तराइन का वो 1191 में हुआ था दोस्तों। 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जीत गया था। फिर उसके एक साल बाद ही दोबारा तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी जीत गया, और फिर ये दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया। ओके दोस्तों, 1192 में। चलिए अगला कह रहा है सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? क्या है? भारतीय जनता है सार्वजनिक पद का अधिकार। भारतीय जनता। भारतीय जनता। अगला कह रहा है चोल राज्यों का शासन कहाँ था? चोल राज्यों का या चोल राजाओं का शासन कहाँ था? चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में। उससे अगला कह रहा है न्याय पालिका द्वारा बनाया गया कानून क्या कहलाता है? न्याय पालिका द्वारा बनाया गया कानून क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? निर्माण कानून। निर्माण कानून दिख रहा है यहाँ तक? निर्माण कानून। ओके। उसके बाद कह रहा है इनाक क्या है? ENIAC
दिनांक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, दिनांक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों, दिख रहा है? हाँ जी। अब मिटाते हैं इसको, मेहनत करते हैं दोबारा से इस पे मिटाने में। दिख रहा है? चलिए मिटाएं, नोट्स बना लें और नोट्स बनाएं दोस्तों। नोट्स से सबसे बड़ी जीत है अपनी। नोट्स बनाएं, इसलिए बार बार कहता हूँ मैं कि नोट्स बनाएं। ये लो, सारा बोर्ड हो गया काला। अब इससे मिट ही नहीं रही यार ये वाली इंक, पता नहीं क्या है इसमें ऐसा। दूसरे दिन ये इंक ड्रामा कर देती है। ये देखो, दिख रहा होगा वीडियो में भी, सारा बोर्ड काला काला। क्या करें भाई, इसको पलट के देखता हूँ। यही तो है अपना चलता फिरता स्टूडियो। अब जैसा भी चल रहा है चला रहे हैं इसको। ये देखो, अब साफ ही नहीं हो रहा ये। क्या जोर लगाएंगे इस पे बताओ। अरे भाई, सारा काला हो गया है तो। चलो खैर, जैसा ही चल रहा, अब इसको बदल देते हैं यार। काले वाले मार्कर को ही बदल देते हैं। हटाओ इसे, रेड वाले से करवाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बाइट कितने बिट के? दोस्तों लाइक करते रहें, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। एक बाइट कितने बिट के? एक बाइट कितने बिट के? 8 बिट के। एक बाइट कितने बिट के? 8 बिट के। अगला कह रहा है, सौर ऊर्जा क्या कारण है? सौर ऊर्जा का क्या कारण है? सौर ऊर्जा किसका कारण है? छोड़ें इसको, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज में हो रहा है। अगला कह रहा है, यूरेनियम के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं अभी हाल ही में? ये भी रहने दें, अब अगला देख लेंगे। अगला कह रहा है, जनमत क्या है? जनमत क्या है? जनमत क्या है? जनता की राय। जनता की राय। आप ऐसे ही समझ लेंगे, अभी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन में जितनी जनता, मतलब जितने ज़्यादा लोग जिस शख्स को अपना वोट करेंगे वो जीत जाता है। यानी जनता की राय है कि भैया हम इसे अपना एमएलए चुनना चाहते हैं, तो वही चुना जाएगा ना, उसे ही कहते हैं जनमत। ओके, जनमत उसे ही कहते हैं भाई। अगला कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला कह रहा, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज नामक
पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्यों को दर्जा मिला? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्यों को दर्जा मिला? पंचायती राज्यों को दर्जा मिला किसमें? 73वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्यों को दर्जा मिला? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्यों को दर्जा मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को। ओके, अगला कह रहा सूचना का अधिकार कब कानून बना या कानूनी अधिकार बना? सूचना का अधिकार कब कानून बना? कब बना? 2005 में। ओके, अगला कह रहा है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में। ओके, अगला लिखो भाई। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? क्या है भाई? कमल और सांड। कमल और सांड। कमल और सांड दिख रहा है नीचे तक? हाँ भाई, कमल और सांड। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। मिटा दें इसको, वहाँ कोने तक भी दिख रहा है ना नेहरू जो लिख रहा है, दिख रहा है। मिटाते हैं इसको, ठीक है भाई। हाँ, ये वाला देखो बढ़िया मिट रहा है एकदम, ये वाला अच्छा मिट रहा मारकर। सब्सक्राइब कर लें भाई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे लाइक कमेंट्स करें, अपने लाइक और कमेंट्स भी करें। चलिए 4-5 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आज की क्लास हम अपनी समाप्त कर देंगे। इसलिए बने रहें क्लास के एंड तक बने रहें, क्लास के बीच में छोड़ के ना जाएं दोस्तों। चलो अगला क्या कह रहा है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह क्या
कहलाता है। क्या कहलाता है? सुत्पीटक पुस्तक में है। यह सुत्पीटक महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह क्या कहलाता है? सुत्पीटक पुस्तक में है ये जो कहलाता है। धार्मिक विचारों का संग्रह क्या कहलाता है? सुत्पीटक। देखिए, महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन ऐसे है, महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन ऐसे, कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो ये सुत्पीटक पुस्तक में। ओके, चलिए अगला कह रहा है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी हैं? जातक कथाएं किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। पाली भाषा में। ओके, पाली भाषा में लिखी गई है। अगला कह रहा भाई हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ओके, और दोस्तों अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही हो ना तो 360 या 420 पे चला लेंगे तो अच्छी दिखेगी और क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लेंगे। राइट साइड में एक कॉर्नर पे 3 डॉट आ रहे होंगे, वहाँ से जाके आप बढ़ा सकते हैं उसकी क्वालिटी। चलिए अगला कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कौन सा है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है भाई? कौशाम्बी। कौशाम्बी है। दोनों का ही तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। अगला कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन था? बताए भाई कौन था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाला उदयन या उज्जैन। कौन? उज्जैन। उदयन या उज्जैन ये था। अगला लिखेंगे कुणिक किसको कहा जाता था? कुणिक। कुणिक किसको कहा जाता था? कुणिक किसको कहा जाता था? आजाद शत्रु को। आजाद शत्रु को। ओके, कुणिक किसको कहा जाता था? आजाद शत्रु को। अगला कह रहा पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? उदयन या उज्जैन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। ओके, अगला कह रहा है सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य
था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु। ये लीजिए दोस्तों, आज की क्लास के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं और सारे दिख भी रहे हैं, साफ से दिख रहे हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, देखिए आपका दायित्व रह गया है एग्ज़ाम सिटी, आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों जब हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट सिर्फ इतना ही करना है, हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें। दोस्तों क्या है, देखिए डेली हम एक क्लास लाने का मोटिव यही है, जो हमारे दोस्त नए हैं वो अपनी शुरुआत अच्छे से कर सकें, जीके अच्छे से उनके समझ आ सके। जीके मैं इजी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, इजी लैंग्वेज में वन लाइनर क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको जल्दी आसानी से याद हो जाए। वन लाइनर क्वेश्चन अभी लिखवाने का काम मेरा इसलिए चल रहा है क्योंकि नए जो बच्चे हैं वो टाइम लगा देंगे समझने में। अगर इनको चैप्टर वाइज समझाया जाएगा बहुत समय लग जाएगा, उससे 1 से 1.5 साल चाहिए चैप्टर वाइज समझने के लिए। ओके, और इतना समय हमारे पास है नहीं। यूपी पुलिस भर्ती हमारे सिर पे है, लेखपाल की भर्ती चल ही रही है, तो इन सभी के लिए हमें वन लाइनर क्वेश्चन याद करने होंगे, इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आप सभी मेरी ये बातें समझ गए होंगे और अपना भाई समझते होंगे, तो आप सपोर्ट करेंगे हमारी क्लास को, हमारे चैनल को। ओके, मैं आप सभी को अपना भाई अपनी बहन समझता हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि अपना भाई समझ के इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आखिर में वही कहूँगा, अपने घर पे ही रहें और सेफ रहें, अपना अच्छे से यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल की तैयारी करते रहें, घर वाले के काम को सुनते रहें, छोटे बड़े काम जो भी घर वाले बताते हैं उनको कर दिया करें, जिससे कि ये भी खुश रहें। ओके दोस्तों, इससे आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली शाम को एक क्लास आपको 4 बजे मिल जाती है, 4 बजे इस क्लास को लेना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।